फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फिफ्थ सेमेस्टर के, जो कि आपके पेपर में आने के 100% चांसेस हैं, जो कि बार बार अगेन 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 पूछे जाते हैं। एनालाइज करने के बाद इन क्वेश्चन को लेके आया गया है। बेसिकली करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 के बारे में हम समझेंगे। ये आपकी बुक का नाम है फिफ्थ सेमेस्टर की। बेसिकली वो मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं के उदय के कारणों का वर्णन करना है। आपको बताना है कि जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल साम्राज्य है, वो किस प्रकार से समाप्त होता है, कैसे फिनिश होता है, इन सब चीजों को। तो बेसिकली हम समझेंगे, थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे फ्रेमवर्क में, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वे में समझेंगे। देखिए क्या है इसके अंदर। आप जानते हो कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एंशिएंट पीरियड, जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं। एक होता है मेडिवल पीरियड, जिसे हम मध्य काल कहते हैं। एक होता है मॉडर्न पीरियड, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, जो कि चल रहा है। बेसिकली हम इसे चीज समझ सकते हैं फॉर्म में, क्योंकि अगर बात की जाए, मैंने बोला कि आपको मेरा परिचय देना है, उसमें आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में तो नहीं बताओगे, पहले अपने बारे में बताओगे। जस्ट वैसे ही फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझना कंपल्सरी है। अगर बात की जाए तो एंशिएंट के टाइम की बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हम पूरी की पूरी बात करेंगे मेडिवल पीरियड की, यानी मध्यकाल की बात करेंगे कि किस प्रकार से आप देखोगे कि गुलाम वंश वगैरह किस प्रकार से आते हैं और अरबों का और तुर्कों का आगमन किस प्रकार से होता है। बात की जाए, ये मध्यकाल है, मेडिवल पीरियड है, इसमें व्यापार के माध्यम से 7वीं शताब्दी की बात करेंगे। तो 7वीं शताब्दी है, इसी टाइम पे व्यापार मीन्स टू से ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, व्यापार का आगमन हो चुका था। आप देखोगे अरब का आगमन, आप देखोगे सबसे पहले तुर्कों ने नहीं, सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। अरबों ने जब आक्रमण किया तो इनका बस एक ही पर्पस था कि व्यापार करना है भारत के अंदर। अगर बात की जाए तो ये 8वीं शताब्दी की बात है, जब अरब आए भारत के अंदर ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों करने आए? मन में प्रश्न आया, तो व्यापार की वजह से, रेशमी मार्ग की वजह से, जो कि भारत अपने मसालों के लिए, रेशमी मार्ग के लिए, सूती वस्त्रों के जो पॉपुलर है, रत्नों के लिए, आभूषणों के लिए, इसके कारण यह अट्रैक्ट होके भारत के रिसोर्सेस को देख के भारत की ओर आते हैं। बात की जाए तुर्क अफगान आक्रमण, अब देखोगे कि अरब आए चले गए, अब आए तुर्क। जब तुर्की लोग यहाँ पे आते हैं अब 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आगे तुर्कों आगमन, थोड़ा सा हम बोलेंगे कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आएंगी। तुर्कों ने भी इसीलिए किया, जैसे मैंने आपको बताया, भारत के संसाधनों को देख के, रिसोर्सेस को देखकर देखा कि भारत के अंदर इस टाइम पे कोई भी रूलिंग पार्टी बढ़िया नहीं है, इसकी वजह से किया। आप देखोगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत काल क्या है, इन सब चीजों को हम समझेंगे बेसिकली। अब आप देखना है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हम इसे थोड़ा इस वे में समझते हैं। एक हो गया आपका क्या, अरब। अरब के लोग आए, कब आए? ये 8वीं शताब्दी में आए, व्यापार करके चले गए। पर्पस था व्यापार करना। क्या करना था जी? पर्पस था व्यापार करना। अब आए कौन? तुर्क, जिन्हें हम तुर्की भी कहते हैं। तुर्की में कौन आए? आप देखोगे महमूद गजनवी। कौन आया? ये महमूद गजनवी जब भारत के अंदर आता है, भारत को लगभग 17 बार इसने लूटा। किस लिए? भारत के संसाधनों को लूटा। और बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से आप देखोगे 1027 ईसा पूर्व तक इसने, 27 ईसा पूर्व तक इसने भारत को लगभग 17 बार लूटा था। और इसके बाद क्या होता है? ये तो चला गया वापस भारत को लूट के, पूरी तरह से तहस नहस करके भारत के संसाधनों को लूट। और इसके बाद कौन आता है ये समझते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी भी तुर्की था। इसका पर्पस था कि अब तो कुछ भी हो जाए, हमें करना है भाई क्या,
शासन करना है, रूल करना है, रूलिंग सिस्टम लाना है, भारत के अंदर शासन करना है। एक चीज और प्रश्न आया कि जो मोहम्मद गौरी है ना, इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसके पास एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखोगे मोहम्मद गौरी के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की गई थी। और दिल्ली सल्तनत काल को हम थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में चीजों को। एक होता है इसके अंदर कौन सा, गुलाम वंश। अब देखिए आपके पेपर में जो पूछा गया बस वही बताया जाएगा। इन सबको बस आपको जानना है कि दिल्ली सल्तनत में ये टोटल 5 शासनकाल थे जिन्होंने शासन किया था। अब इसमें क्या है, इन सब शासनकालों की बात की जाए तो ये जो लास्ट शासनकाल है इसमें था इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी नाम था। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं। अब आप देखोगे इब्राहिम लोदी और बाबर, कौन, बाबर। आप समझ रहे हो आपकी मुगल साम्राज्य की शुरुआत अब होने वाली है। इसी टाइम पे आप देखोगे बात करेंगे 21 अप्रैल की, और हम बात करेंगे कि 1526 की। इस टाइम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। अगर बात की जाए तो पानीपत का आपका, हम इसी को बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है। जब ये युद्ध होता है तो इसके अंदर इब्राहिम लोदी जो है वो हो जाता है, हार जाता है और बाबर जीत जाता है। बाबर के द्वारा ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत की जाती है। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो किसके द्वारा की गई है, बाबर के द्वारा। किसकी शुरुआत की गई है, आप देखोगे कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई है। जो बाबर है उसका शासन अच्छा होता है और ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि साम्राज्य का काफी विस्तार वगैरह भी करता है। फिर इसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं जो होता है, अगर बात की जाए, इसने भी शासन अच्छा किया, बेहतरीन किया, परंतु एक बार सत्ता को खो भी देता है परंतु दोबारा पुनः प्राप्त कर लेता है। और ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं नशे का आदी हो चुका था, जिसके वजह से इसने साम्राज्य को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया था। बाद में देखोगे पुस्तकालय की सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम उससे गिर जाने का इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है इसका पुत्र, जो कि आप सब अच्छे से जानते हो, अकबर। अकबर जो है, अकबर के शासनकाल को बेहतरीन माना जाता है क्योंकि अकबर के द्वारा ही जजिया कर को समाप्त किया गया था, गैर मुस्लिम कर को समाप्त किया गया था, सभी धर्मों को बराबर माना गया था, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था। इसी शासनकाल में माना जाता है। फिर आप देखोगे इसके बाद आता है जहांगीर। अब ये जो जहांगीर है उसका शासनकाल भी अच्छा होता है, सही शासनकाल करता है, अपने पिता के नियमों का ही वो हम बोल सकते हैं अनुसरण करते हुए उसी प्रकार से शासन को करता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट देखने को मिलेगा आपको शाहजहां। शाहजहां जो शासन करता है शुरुआत में दोबारा से जजिया कर लेके आ जाता है, पथकर लेके आ जाता है और गैर मुस्लिमों के साथ इसका रवैया बड़ा ही बेकार होता है। परंतु बाद में इसे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पिता और अपने दादा की बात को मानते हुए उनके नियमों को ही दोबारा से लागू करना चाहिए, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ये कहीं ना कहीं सुधर जाता है। अगर बात की जाए शाहजहां को ज्यादातर आप देखोगे तो स्मारकों के लिए जाना है, जैसे हमल आप देखोगे हवा महल हो गया, कमल महल हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब स्मारकों के लिए ही शाहजहां को जाना जाता है। इसके बाद आप देखोगे आता है औरंगजेब, जो कि काफी खतरनाक था। आप देखोगे इसके बारे में
सबसे बेकार, सबसे घटिया शासक की अगर बात की जाए तो वो था औरंगजेब, जिसके द्वारा क्या किया गया था, धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, पथकर को लेके आया और इसके द्वारा गैर मुस्लिमों के साथ जो रवैया था वो बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बेकार था। ईसाई, हिंदू, सिख, कौन अगर बात की जाए तो ये हो गया हिंदू, ठीक है, दूसरा आपका हो गया सिख और आप देखोगे तीसरा आपका क्या हो गया, ईसाई। इन सभी धर्म के लोगों के साथ रवैया बहुत ही बेकार था, किसका, औरंगजेब का। इसके द्वारा कई सारा देखोगे मंदिरों को भी तुड़वाया गया था और ये जो औरंगजेब है उसके द्वारा, परंतु एक बात तो है, औरंगजेब ने भले ही डर के माहौल पे परंतु साम्राज्य काफी ज्यादा फैला लिया था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि कहीं ना कहीं आप देखोगे अंग्रेज जो कि 1600 में ही आ चुके थे, कब आ चुके थे जी, 1600 में ही आ चुके थे, परंतु जब तक औरंगजेब रहा, मुगलों का शासन रहा, तब तक अंग्रेज जो हैं अपनी जड़ों को फैला नहीं पाए थे, सक्षम नहीं हो पाए थे। परंतु अंग्रेजों ने जड़ें तब फैलाई, मन में प्रश्न आया, रुकिए बताती हूं मैं आपको। अगर बात कीजिए 1707 में, कब, 1707 में औरंगजेब की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, अब कहीं ना कहीं जमींदार जो हो गए, वो छोटे छोटे जो राजा हो गए, रजवाड़े हो गए, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद राजा बन जाऊं। तो कहीं ना कहीं अब नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है, कोई राजा हम बोल सकते हैं इतना कौशल नहीं है उसके अंदर, इतनी योग्यता नहीं है जिस प्रकार से औरंगजेब की थी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि अब नेतृत्व बिगड़ने की वजह से अंग्रेज अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर समझते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और अंग्रेजों की जड़ फैलाने के पीछे क्या कारण थे। अगर बात की जाए राजनीतिक कारण, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मुगल साम्राज्य में कि ये नहीं लिखा गया था कि अगर किसी राजा की मृत्यु होती है तो उसके बाद सत्ता किसे दी जाए। आपको पता है, मान लीजिए कोई राजा मरा तो उसके पुत्र को ही देंगे, कॉमन सी बात है, परंतु राजा के इतने पुत्र होते थे वो सत्ता की लड़ाई करते थे और जो कि ज्यादा बलवान होता था उसे मार के वो सत्ता हासिल कर लेता था। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। इसी में षड्यंत्र वगैरह देखने को मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब वो कोई भी इतना योग्य शासक नहीं था, राजा नहीं था, आपस में ही लड़कट मर के उसके बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कमजोर शासक देखते ही यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन हो चुका था और मुगल साम्राज्य की सत्ता का समाप्त होना शुरू हो चुका था। आर्थिक कांड की बात की तो इसी टाइम जो कृषि है, फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका था। कृषि की स्थिति थोड़ी बेकार हो चुकी थी, दैन्य हो चुकी थी, कृषि में सुधार की आवश्यकता थी। तो अब बोल सकते हैं कि अब राजा ठीक नहीं है, कृषि ठीक नहीं है और अब देखोगे इसके अलावा जो है वो राजा का जो शासन था, पिछले राजा का बर्ताव भी ठीक नहीं था। तो लोग क्यों चाहेंगे कि दोबारा से राजा आए, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। बात की जाए धार्मिक कारण की, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि औरंगजेब ने सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही बढ़ावा दिया और हिंदू, सिख, ईसाई इन धर्मों के लोगों के साथ बहुत ही गलत रवैया अपनाया। तो इसीलिए ये लोग जो है वो भड़क उठते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से मुगल साम्राज्य ऐसे ही कंटिन्यूसली शासन करता रहे, अंपायर बना रहे। अगर बात की जाए, आप देखोगे कि मुगलों की सैन्य दुर्बलता, अच्छा अगर जब राजा ही राजा से लड़ता रहेगा, जब राजा का पुत्र, जो राजा मर चुका है, उनके पुत्र आपस में सत्ता के लड़ते रहेंगे, तो किस प्रकार से सेना को बताया जाएगा, किस प्रकार से सेना का मार्गदर्शन किया जाएगा, किस प्रकार से सेना को बताएगा कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो विद्रोह है उसे शांत करना है। कोई नहीं सुनेगा राजा की बात, क्योंकि राजा खुद अभी कौशल नहीं है, अभी यही नहीं पता कि राजा है कौन। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आई, अब देखोगे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। नए सामाजिक समूहों का उदय, अब आप देखोगे नए नए सामाजिक समूह आ रहे हैं। जिनके पास धन है वो सोच रहे हैं क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं, और जमींदार वो राजा बन के बैठ गए और रजवाड़े वो राजा बन के बैठ गए। जिनके पास सत्ता थी उन्होंने कोशिश की कि हम क्षेत्रीय राजा बन जाते हैं और सबने सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, जिसके वजह से हम बोलेंगे क्या कि ये जो आपका मुगल साम्राज्य है इसका क्या हो गया, पतन हो गया।
अभी इसका हो जाता है पतन, इसकी हो जाती है समाप्ति, इन्हीं कारणों की वजह से। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है। जय हिंद, जय भारत।